सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, सेशन को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग से दे रखा है। और पहला क्वेश्चन कहता क्या है? तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हो वर्क दे रखा है। W का अपोजिट D होता है, D की प्लेस वैल्यू 4 लिख दिया। O का अपोजिट L, L की प्लेस वैल्यू 12। R का अपोजिट I, I की प्लेस वैल्यू 9। और K का अपोजिट P, P की प्लेस वैल्यू 16। इस तरीके से वर्क को वो 4, 12, 9 और 16 लिख रखा है। हमें भी सेम काम करना है और गेम हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखिए तो W का अपोजिट D होगा, D के लिए 4 लिखोगे ना, ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। ओ का अपोजिट एल होगा, एल के लिए 12 लिखोगे ना, तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई और ऑप्शन नंबर ए ही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो कोशिश यही करनी है कि पूरे ऑप्शंस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देख लो यहाँ किसका कोड पूछता है, तो सर एम का कोड बताओ क्या होगा। देखिए लैम्स में एम दे रखा है, इसमें एल ए एस कॉमन है ना, यहाँ भी एल ए एस कॉमन है ना, इसका मतलब एम अकेला है। जब एम अकेला है तो उसका डिकोड भी अकेला होना चाहिए। 5 अकेला नहीं है, 1 अकेला नहीं है, 2 अकेला नहीं है, तो अकेला है कौन? तो 3। तो एम के लिए कोड हमारा 3 हो जाएगा। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ध्यान से देखोगे क्या दे रखा है, एक्स भी वाई यू दे रखा है और इसको हमने एन एल ओ और के लिख रखा है। अच्छा, एक्स की वैल्यू तो आप जानते हो 24 होती है और एन की वैल्यू 14 होती है, यानी 10 की कमी हो गई। 22 से 12 यानी 10 की कमी, 25 से 15 यानी 10 की कमी और 21 से 11 यानी 10 की कमी। तो हम कह सकते हैं कि सर पूरे फंक्शन में 10 की कमी हुई है। तो जब पूरे फंक्शन में बच्चे 10 की कमी हुई है तो क्यू ओ आर एन में भी हम क्या करेंगे कि पूरे फंक्शन में 10 की कमी कर लेंगे। तो 17 में 10 कम हुआ तो 7 बच गए, 15 में 10 कम हुआ 5 बच गए, 18 में 10 कम हुआ 8 बच गए और 14 में 10 कम हुआ 4 बच गए। यानी GEHD चाहिए, GEHD आपको ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। राधे राधे बाबू, बिल्कुल सही है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, अपने कॉन्सेप्ट के कारण बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है। कारण क्या, आपको ऑप्शन रख के चेक करना ही होगा। तो जैसे मान लो हैश के स्थान पे हम ई एम जे को रखते हैं, तो देखिए तो अंतर क्या हुआ। तो 5 से 23 होने का मतलब है कि 18 की बढ़त हो गई। तो अगर हम 2 में 18 को जोड़ते हैं तो 20 मिलेगा, जो कि है। अब देखो 13 से 26 हो गया, तो 13 से 26 होने का मतलब है कि इसमें 13 जुटेगा। तो अगर हम 5 में 13 जोड़े तो 13 और 5 18, यानी यहाँ आर चाहिए था, डब्ल्यू है, तो अब इसको चेक नहीं करेंगे। दूसरे ऑप्शंस की ओर चलते हैं। देखिए एफ एच और जे लिखते हैं। तो देखिए 6 से कितना हो जा रहा है 23, तो 13 और 4 17, 17 और 6 23 हो जाएगा ना, 7 6 13, हाँ। यानी यहाँ 17 जुट रहे हैं, तब हम 23 ला सकते हैं। तो अगर 2 में हम 17 जोड़े तो 17 2 19 से, यहाँ एस चाहिए था ना, यानी ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो। चलिए आते हैं आगे चलते हैं। अगर हमने ई एच जे को रखा तो 5 से 23 होने का मतलब है 18 बढ़ेगा, 2 में 18 बढ़ाएंगे तो 20 मिल जाएगा। अब देखिए 8 से 26 होने का मतलब है 16 बढ़ेगा, तो 16 और 5 अगर हम करें 8 से 26, 26 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8, अच्छा 18 ही बढ़ेगा। तो 18 8 कितने हो जाएंगे, तो 26 हो जाएंगे। तो 18 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 23 हो जाएंगे, यानी डब्ल्यू मिल जाएगा। अब देखो अगर हम जे रखते हैं और ये बी हो जाता है, यानी कह सकते हैं सर -8 कर दो, ठीक है।
तो अगर जी में हम 8 की कमी करेंगे, तो जी में 8 की कमी करेंगे तो y चाहिए मुझे, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बच कौन गया? तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी अगर प्लेस वैल्यू अच्छी है तो आपके लिए गेम आसान है, लेकिन अगर आपकी प्लेस वैल्यू नहीं अच्छी है, आप जल्दी जल्दी प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, तो फिर ये अकेला क्वेश्चन आपका 1 से 1.5 मिनट जो है ना वो कंज्यूम कर लेगा। और अगर प्लस माइनस बच्चे जल्दी जल्दी कर सकते हो तो फिर आराम से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन चलेंगे। अब देख लो, महिला डॉक्टर और बहन, ठीक है। तो हमें पहले डॉक्टर चाहिए, फिर महिला चाहिए, और फिर क्या चाहिए? बहन चाहिए। देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जितनी भी बहन होगी, जितनी भी बहन होगी, वो सारी की सारी बहन क्या होगी? तो महिला होगी। जितनी भी बहन होगी वो सारी की सारी बहन महिला होगी। और कुछ डॉक्टर केवल बहन होगी और महिला के साथ, और कुछ डॉक्टर महिला तो होगी लेकिन बहन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी का चयन हम कर सकते हैं, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर आएगा। तो आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लगा लेना। देख लो, डाइस जो होते हैं ना बड़े ही आसान होते, बस समझने भर का देर है, फिर डाइस आराम से कर सकते। एक ही पासे को 2 बार घुमाया, कहता है सर आई के विपरीत फलक पे क्या होगा? आई मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत वही होगा जो वहां कॉमन है। तो आई नहीं दिख रहा है लेकिन एम कॉमन है, तो आई का अपोजिट एम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। तो जो नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट कौन होगा? तो जो कॉमन है, हमेशा याद रखोगे। देखिए, मयंक बिंदु ए से चलना कर शुरू करता है और पूरब की ओर 18 किलोमीटर जाता है। तो मयंक पूरब की ओर 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके मयंक 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ के वो 25 किलोमीटर ड्राइव करता है। अच्छा, दाईं ओर मुड़ के 25 नहीं बाबू, 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाईं ओर मुड़ के वो 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से वो दाईं ओर मुड़ करके 25 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर कहता है अंतिम बार दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। तो अंतिम बार दाईं ओर मुड़ के कितना चला? तो 3 किलोमीटर चला, और बिंदु पी पर वो है ना रुक जाता है, यही बिंदु पी। अब कहता है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा? तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे दक्षिण दिशा में जाना होगा, और ये टोटल डिस्टेंस हमारा 25 है, उसमें से ये 19 डिस्टेंस खत्म हो गया। तो 25 में से 19 खत्म हो गया, यानी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा साउथ में। तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर किस में दिखता है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है बच्चे। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही हमारा बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए, कहता है यदि महीने का 20वां दिन सोमवार से पहले चौथे दिन पड़ता है, तो यदि हम बात करें सोमवार से पहले 1 2 3 चौथे दिन पड़ता है और ये महीने का 20 तारीख है, तो सोमवार के 4 दिन पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार और ये गुरुवार आ गया। यानी कि 20 तारीख को कौन सा दिन है? तो गुरुवार। तो उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगर हम 20 में 7 की कमी कर देते हैं, 20 में 7 की कमी कर दें तो 13 तारीख आएगा, और 13 तारीख को भी गुरुवार होगा। और 13 में अगर हम 7 की कमी करते हैं तो 6 तारीख आएगा, और 6 तारीख को भी हमारा गुरुवार ही आ जाएगा। तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो गुरु है तो ये बुधवार हो गया, ये मंगलवार, ये सोमवार, ये रविवार, और ये 1 तारीख हमारा हो गया शनिवार। तो शनिवार किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में।
लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इतना लंबा प्रोसेस से हम एग्जाम में बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, इतना लंबा प्रोसेस बनाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। अब देख लो, बोला सर सोमवार से पहले चौथा दिन, तो सोमवार से 4 दिन पहले जाने से अच्छा है कि हम 3 दिन बाद जाएं। तो सोमवार के 3 दिन बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी 20 तारीख को आ गया गुरुवार। 1 तारीख को पूछा है, तो 20 में 1 घटाएं 19 बचा, 7 दूना 14 कट गया और शेषफल 5 बच गए। तो अब हमें 5 दिन कहाँ जाने होंगे? पीछे जाने होंगे। उससे अच्छा 2 दिन आगे जाएंगे, तो गुरुवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो शुक्र छोड़ करके शनिवार आंसर हो जाएगा। यानी इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। देख लो, यदि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरीके से आगे वो बढ़ती जाएगी, तो एक दिन में वो कितनी बार बजेगी? तो एक दिन में वो n × n+1 बार बजेगी, जिसमें n जो है ना घड़ी का मैक्सिमम मान आएगा। तो हमारे घड़ी का मैक्सिमम मान 12 होता है, तो 12 को 13 से गुना कर दीजिए, तो 13 दूना 26 का 6, हाथ में बच गया 2, 13 का 13 और 2 15, यानी टोटल बच्चे 156 बार बजेगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आंसर हो जाएगा। यहाँ n क्या है? तो n है घड़ी का मैक्सिमम मान। तो हमारी घड़ी 24 घंटे वाली तो होती नहीं है, हमारी घड़ी 12 घंटे वाली होती है। तो हमारे घड़ी का जो मैक्सिमम बड़ा वैल्यू है वो 12 है। तो 12 × 12+1 यानी 12 गुने 13 कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। देख लो, कहता है कि सर उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि एच डी के भाई की पुत्री है। तो एच कौन है? तो डी के भाई की पुत्री यानी भतीजी है। तो एच जब बच्चे भतीजी है तो एच लड़की होगी ना। तो देखो एच के बाद @ का साइन है और @ के पहले जो भी आती है वो पुत्री कहलाती है, बच गया। स्टार का साइन है, तो स्टार के पहले जो भी आएगा वो पिता होगा और पिता लड़का होता है, तो लड़का को हम पुत्री बना नहीं सकते। डॉलर के पहले जो भी शख्स आएगी वो बहन होगी। यानी 4 ऑप्शन हमें पढ़ने होंगे और डी के भाई की पुत्री ढूंढनी होगी। चलो ढूंढते हैं। अगर मैं डी हूं तो आई मेरी बहन हो गई, डॉलर को पार किए, और बहन के पिताजी यानी हमारे पिताजी हो गए, और हमारे पिताजी का बेटा, तो हमारे पिताजी का बेटा हमारा भाई हो गया, और हमारे भाई की पुत्री वही तो मांगा था। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर मिल गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आंसर हम लोग प्यारे बच्चे ऑप्शन ए को कर लेंगे। कहता है 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अब ध्यान दोगे क्या कहता है? सी और डी के बीच केवल 5 ही व्यक्ति बैठे हैं। तो सी और डी के बीच केवल 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो 7 का व्यवस्था तो हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि डी इधर हो और सी इधर हो, कंफर्मेशन नहीं। बी दाएं छोर से तीसरा है और दाएं छोर से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान बी को समर्पित है। जी सी के ठीक दाईं ओर बैठा। अब बताओ, अगर सी को यहां रखेंगे तो इसके दाईं ओर जी रख नहीं सकते, यानी ये वाली पोजीशन खत्म हो गई और सी के ठीक दाईं ओर जी है। ई ए के दाईं ओर तीसरा है, तो ए को यहां रखेंगे तभी इसके दाईं ओर तीसरा रख सकते हैं। तो ए को हमने यहां रखा और ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे हमने ई को जगह दिया। अब कहता है जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो एफ को ज्यों ही यहां रखेंगे तो जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा, जो कि स्पष्ट रूप से हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रखा है। तो आंसर बाबू हम लोग डी को लगा लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलोगे और जैसा कि देखिए हमने कल भी बताया था रीजनिंग की किसके लिए, तो एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए आपका लिमिटेड टाइम के लिए हमने ये बैच इनरोल किया है और मात्र 199 रुपये में आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी आपकी 12 मंथ चलने वाली है। इसमें टोटल लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, क्लास का पीडीएफ यानी बोर्ड पीडीएफ जो भी होगा वो आपके पास मिलेगा, जितने भी नोट्स होंगे वो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएंगे और अनलिमिटेड टाइम आप इसको देख सकते हो। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या, तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन यानी 2000 से ऊपर क्वेश्चन टॉपिक वाइज ये चलने वाला है। यानी कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगी तो उसमें हम कम से कम 100, किसी में 125, किसी में 80 क्वेश्चन, यानी खतरनाक टॉपिक है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक और सिंपल टॉपिक है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम, इस तरह से कलेक्शन करते हुए हमने 2000 से ऊपर प्रश्नों का संग्रह कर दिया है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए वैलिड होंगे। चाहे आप कहीं भी रहिए, आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। और एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल के लिए जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये रामबाण भूमिका निभाने वाला है। तो बिल्कुल आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पीक पे ला सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 9 में अगर 2 जोड़ दें 11 होगा, 11 में 2 13, 13 में 2 15, तो 15 में 2 जोड़ेंगे ना बच्चे तो ये 17 वैल्यू देगा और इत्तेफाक से एक ही ऑप्शन में 17 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर डी को कर लेंगे। देखिए सभी वेफर कैंडी है, जितना भी हमारे पास वेफर था ये सभी का सभी वेफर क्या था, तो कैंडी था। सभी वेफर कैंडी है। फिर कहता है सभी कैंडी बिस्किट है और जितना भी कैंडी दिखता है ये सारा का सारा कैंडी हमको बिस्किट दिखता है। फिर कहता है कुछ वेफर जूस है और अगर हम बात करें वेफर की तो वेफर का कुछ हिस्सा क्या है, तो जूस है। यही वेन हम बना सकेंगे और यही वेन हमारा परफेक्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, कहता है कुछ कैंडी जूस है, तो देख लो रेड वाला कैंडी है और ग्रीन वाला जूस है, तो रेड और ग्रीन तो आपस में मिल रहा है, यानी कुछ कैंडी जूस है, एकदम 100% सही है। फिर देखिए कुछ बिस्किट जूस है, तो देखिए बिस्किट गुलाबी में है और जूस हरा में है, तो गुलाबी का कुछ हिस्सा हरा से मिल रहा है, यानी दूसरी बात भी 100% सही है। तो एक और दो दोनों अनुसरण करता है, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही इसके लिए परफेक्ट है। हाँ बाबू, सिर्फ रीजनिंग का ही ये क्लास है, ठीक है। ये क्लासेस हमें लगता है कि अप्रॉक्स 3 से 4 महीने लगातार रन करेगी, क्योंकि इसमें एमसीक्यू है ना 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं। देखिए, और इसमें ऐसे नहीं कि डिस्कशन जैसे करवा रहा हूं वैसे उसमें नहीं चलेगा, उसमें इत्मीनान से सॉल्व करते हुए चीजों को सीखते हुए तब आगे आप बढ़ोगे, यानी एक क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन सिखा करके जाएगा, उस तरीके का वो बैच है, फुल्ली एक्सप्लेनेशन वाला बैच है, ठीक है। देखिए सरकार द्वारा गठित विशेष कार्यबल ने पाया कि नगर पालिका द्वारा संग्रह करने से पहले कई अपार्टमेंट परिसरों में जहरीले कचरे को सूखे कचरों के साथ मिलाया जा रहा है, जिससे कचरा प्रसंस्करण कर्मियों को पर्यावरण को गंभीर खतरा हो रहा है। तो अक्सर देखते हैं आजकल आप देखोगे कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग रखने की बात करता है नगर निगम, चाहे आप वो कहीं भी जाओ। तो एक गठित विशेष कार्य बल बनाया गया, ठीक है। जब विशेष गठित कार्य बल बनाया गया तो उसने पाया कि नगर पालिका जो कचरा संग्रहित करने जाती है वहां अपार्टमेंट में कई अपार्टमेंट परिसर ऐसा है जो जहरीले कचरे और सूखे कचरे को एक साथ मिला देता है। अब उससे क्या होता है कि जब हम उस कचरे को फिर से हम क्या कहते हैं उसको, जो रिसाइकल होने वाला है उसको अलग करते हैं, तो उस समय जहरीला कचरा भी साथ में मिला है, तो इससे पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो समस्या तो है,
तो समस्या का समाधान करना होगा। तो कहता है ऐसी स्थिति में अपार्टमेंट परिसरों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जहां संग्रह से पहले जहरीले कचरे और सूखे कचरे को ठीक से अलग नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए कि हम उन पे जुर्माना नहीं लगाए तो फिर वो गलती करेंगे, लेकिन अगर एक बार जुर्माना लगा देंगे तो फिर गलती नहीं करेंगे। दूसरा, अपार्टमेंट परिसरों को अपार्टमेंट निवासियों को अपशिष्ट पृथक पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। ये भी बिल्कुल अपने जगह सही है कि जो भी अपार्टमेंट में रहने वाले निवासी हैं उनको इसका महत्व बताना चाहिए कि क्यों आपको गीला कचरा और सूखा कचरा, जहरीला कचरा सब अलग अलग आप डंप कीजिए। तो ये किया जा सकता है। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं और ऐसी व्यवस्था बच्चे हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन कहता है सर आई का मतलब प्लस है, तो जहां भी बाबू आई दिखता है ना आप वहां प्लस का साइन लगा लेना। और फिर कहता है जी का मतलब इंटू है, तो दो ही जगह जे दिख रहा है तो दो जगह इंटू लगा लिया। ए का मतलब डिवीजन है जो कि कहीं नहीं दिखा, और एल का मतलब माइनस है तो दो जगह माइनस दिख रहा है। अब देख लो डिवीजन वाली तो बात हुई नहीं, तो 35 में से 19 को पहले घटाते हैं, ठीक है। तो देखो 15 में से 9 गया तो 6 और एक ये 16 हो गया। हम गुना करेंगे 4 से और प्लस करेंगे 26 और माइनस 21 माइनस करके और प्लस कर देंगे 11। तो देखो एक ही टर्म हमारा जो है ना वो माइनस में दिखता है, तो पहले इसी को खत्म कर देते हैं। तो खत्म कर दिए तो +5 बच गया, तो 16 चक्को 64 हो गए और +5 करेंगे और प्लस फिर 11 कर लेंगे। तो 64 और 11 कितने हो गए 75 और 5 80, यानी ये टोटल वैल्यू 80 निकल के आ जाएगा बाबू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बच्चे। तो आंसर डी को कर लेंगे। देखिए रीजनिंग एक ऐसी विषय वस्तु होती है ना जिसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा मैटर करता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हो। जिनका कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का तरीका फास्ट है वो रीजनिंग को कम समय में बनाएंगे तो एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे, और जिनका कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका स्लो है वो भी रीजनिंग बनाएंगे लेकिन लंबा समय ले लेंगे। तो रीजनिंग में हमेशा कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका मैटर करता है। जैसे इसी क्वेश्चंस को देख लो, 2 4 2 6 7 व्यक्ति की आयु अलग अलग है। तो जैसे ही कहा कि 7 व्यक्ति की आयु अलग अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आप 7 लोगों की व्यवस्था कर लो, उसके बाद ही काम शुरू करना। देखो क्या कहता है, एक्स की आयु यू की आयु से कम है। तो एक्स की आयु कम है किससे, यू की आयु से कम है। केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है। तो वाई ही इकलौता व्यक्ति है जिसकी आयु जी की आयु से अधिक है। एक्स और जी की आयु के बीच केवल एक व्यक्ति। अब देख लो एक्स और जी के बीच अगर एक ही व्यक्ति है तो एक्स को यहां रखना होगा, और एक्स के ऊपर ही ना यू को रख सकते हैं, तो यू को 3 नंबर पे रख दिए। डी की आयु ई की आयु से अधिक लेकिन पी की आयु से कम। तो देखिए डी की आयु ई की आयु से अधिक लेकिन पी की आयु से कम होगी, और एक बार में हमारा अरेंजमेंट अरेंज हो गया। तीसरा सबसे कम आयु वाला व्यक्ति कौन है, तो पहला दूसरा और तीसरा सबसे कम आयु वाला व्यक्ति पी है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही हमारा बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान से देखो, देखिए सबसे पहले देखो ये जब बीच में का ले रहा है फॉर्मेट, तो ये भी फॉर्मेट कहाँ जाके रुक जाएगा, बीच में। इसमें देख लो ये नीचे तक चला गया है, कैंसिल। अब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर गया, कैंसिल। ये नीचे से ऊपर की ओर गया, कैंसिल। तो जब 3 को काट ही चुके हैं तो अब बी को देखने की कहाँ जरूरत है, वही हमारे लिए बेस्ट आंसर हो गया।
देखिए, कहानी, पुरस्कार, लेखक, उपन्यास और प्रकाशन। कहता है अर्थपूर्ण ढंग से इसको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले लेखक है। लेखक क्या लिखेगा? तो कहानी लिखेगा। उस कहानी का से बड़ी कहानी हो गई तो वो उपन्यास में बदलेगा। हम उसका प्रकाशन करवाएंगे, बहुत चर्चित हो जाएगी तो हमें पुरस्कृत किया जाएगा। यानी 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर ए में ही स्पष्टता दिखते हैं। तो प्यारे बच्चे, आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। देख लो, कहता है सर हमने आपको एक समूह दिया है, तो देखोगे आप ध्यान से, तो 6 को हमने 2 से गुना किया और फिर 6 को हमने 3 से गुना किया। यानी ऐसा समूह हमें ढूंढना है। तो देखो, 6 के टेबल में 20 तो आएगा नहीं, खत्म। 4 दूना 8 तो आएगा, लेकिन 4 तिहाई 12 नहीं होगा, खत्म। 30 के टेबल में 36 नहीं आएगा, खत्म। देख लो, 12 दूना 24 हो गए और 12 तिया 36 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल इससे मिलता जुलता समूह था। तो आंसर बाबू हम लोग डी को कर देंगे। यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। कहता अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 यानी ऑड मैन आउट निकालना है। तो देखिए, तो 1 से 6 होने का मतलब है कि हमने 5 की बढ़त कर दी, और 21 से 26 होने का मतलब है हमने 5 की बढ़त कर दी। 13 से 18 होने का मतलब है हमने 5 की बढ़त कर दी, और 10 से 15 होने का भी मतलब है कि हमने 5 की बढ़त कर दी। यानी पहले फेज में हम इसको अलग नहीं कर पाए। दूसरे फेज में चलते हैं। तो देखिए, अगर हम यहां देखें तो 6 1 7 नहीं, 1 से 22 होने का मतलब 21 बढ़ गया, और 21 से अगर हम 16 लेते हैं तो 5 इधर 16 इधर, ठीक है। देख लो, यहां से यहां आने में 21 प्लस करने होंगे। अब 21 से हम 5 लेंगे तो कितना? 26। 26 का मतलब 0 और फिर 16, यानी फिर से 21 ही जाना होगा। अगर हम 13 से लेते हैं तो 13 13 26 यानी जेड हो गए, और 8, तो 13 और 8 कितने हो गए? तो 21 हो गए, यानी फिर से हमने 21 ही बढ़ा। अब यहां देखिए, 10 से 6 जाना है, तो 10 से 6 जाने का मतलब है कि 10 और 16 इधर और 6 इधर, यहां देख लो 22 हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ जाएगा? तो 22 बढ़ जाएगा। तो जैसे ही 22 बढ़ा तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर बाबू हम लोग डी को कर देंगे। अब जिनका प्लेस वैल्यू पे कमांड नहीं होगा उनको ये क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, और जिन बच्चों का प्लेस वैल्यू पे कमांड है वो आसानी से बना लोगे। उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक इवन नंबर लेकिन ठीक बाद एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है? तो सिंबल को ढूंढना आसान। सिंबल के पहले इवन नहीं है, कैंसिल। सिंबल के पहले इवन है लेकिन बाद में ऑड नहीं, कैंसिल। सिंबल के पहले इवन और बाद में ऑड है, सिंबल के पहले इवन नहीं, सिंबल के पहले इवन नहीं, सिंबल के पहले इवन है लेकिन बाद में ऑड नहीं। यानी केवल एक ही मिलने वाला है जिसमें सिंबल के पहले इवन नंबर और बाद में आपको ऑड नंबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। कहता है ए बी सी डी ई एफ यानी 6 लोग, अच्छा जी भी है तो 7 लोग आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में 1 से लेके 10 तक के किन्हीं 7 लगातार पूर्णांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी ए से 3 कम है, तो ए से डी जो है ना वो कम है, तो कितना कम है? तो 3 कम है। बी बीच का चर है, और बी कितने हैं? तो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 में बी जो है ना वो बीच का चर है, यानी बी के ऊपर भी 3 होगा और बी के नीचे भी 3 होगा। आगे चलते हैं। एफ बी से उतना ही कम है जितना सी डी से बड़ा है, तो एफ बी से
जितना कम होगा सी डी से उतना ही अधिक होगा। अब मालूम ही नहीं है, जी एफ से बड़ा है, और जी जो है ना बच्चे ये एफ से क्या है, तो जी एफ से बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अब कहता है कि सर बता दो कि पांचवा पूर्णांक जो है ना वो कौन हो सकता है। तो देख लो, एफ और बी के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग तो सी और डी के बीच में भी चाहिए, और एफ के ऊपर जब जी हमें चाहिए तो हम एफ को यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एफ को यहाँ रखेंगे तो इसके ऊपर हम जी को नहीं रख सकेंगे। ठीक है, तो हम अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास। तो मान लेते हैं कि एफ को हम यहाँ रख लेते हैं। तो एफ और बी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो सी और डी के बीच में भी दो लोग होने चाहिए, और ए और डी जो है नो तीन कम है। ठीक है, चलिए, ए से तीन कम है कौन, डी। तो ए से एक दो तीन कम डी है, तो अगर हम ए को यहां जगह देते हैं तो एक दो तीन कम है डी, तो हम डी को यहां रख सकते हैं। अब देखो, एफ और बी के बीच में दो है, तो सी और डी के बीच में भी तो दो चाहिए, लेकिन आ नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए। अब सोचिए कि ए को हम जगह दे देते हैं इस वाले प्लेस पे। ठीक है, तो ए और डी के बीच तीन कम है, तो एक दो तीन नहीं आ सकता है ए। अब बचा तीन, ए पे हम जगह देते हैं तीन को, तो एक दो तीन यहां किसको रख सकते हैं, डी को। तो अगर डी को यहां रखेंगे तो एफ और बी के बीच जितना लोग था उतना ही लोग तो सी, अच्छा नहीं, ये बोला था कि बी बीच का चर है, एफ बी से उतना ही कम है जितना सी डी से बड़ा है। तो एफ बी से एक दो तीन कम है, तो डी से एक दो तीन नहीं जा सकता है। चलिए, अब इसके बाद ए को तो हम रख नहीं सकते हैं, यानी एफ का पोजीशन यहां रखने पे ये गड़बड़ हो जा रहा है मामला। तो हम एफ का पोजीशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफ का पोजीशन यहां से हटा देते। अब देखो, अगर हम एफ को यहां रखते हैं तो एफ और बी के बीच में एक गैप, तो सी और डी के बीच में भी कितने गैप चाहिए, तो एक गैप चाहिए। अब यदि ए को हम यहाँ फिट करते हैं तो ए से तीन नीचे डी होगा, एक दो तीन नीचे डी हो गया, और भाई साहब कहता है कि डी और सी के बीच भी उतना ही लोग होगा जितना एफ और बी के बीच है। तो देखिए, यही वाले लाइन को पकड़िए, एफ बी से उतना ही कम है, एफ बी से उतना ही कम है जितना सी डी से बड़ा है। तो सी डी से बड़ा है तो सी को हमें यहां रखना होगा। अब हमें पता है कि एफ से बड़ा कौन है, तो जी है, तो एफ से बड़ा जी है, तो जी को हम यहां रख सकते हैं, एफ से बड़ा जी हो गया। ए बी सी डी ई बचा हुआ है, यही बच गया। अब पूछा था कि सर बतला दो पांचवा पूर्णांक कौन होगा, तो पांचवा पूर्णांक हमारा डी होगा, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रखा है। तो आंसर बाबू 42 का हम लोग सी को करेंगे, यही इसके लिए बेस्ट आंसर है। तो देख लो, क्वेश्चन एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन था, आपको पोजीशन बार बार रख के चेक करने की स्थिति आ रही थी। अगर आप बार बार पोजीशन रख के चेक नहीं करोगे तो ये प्रश्न बनने से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि हमारे पास संख्या क्या है, तो 3 6 1 7 8 4 और 5 है। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दे, तो 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2, 7 1 8 और 5 1 6 हो जाएगा। और सभी सम अंक में 2 घटा दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 और ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार निर्मित नई संख्या में यही नई संख्या है। कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा, तो बाएं से दूसरा हमारा 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो आंसर हम ए को करेंगे, यही परफेक्ट आंसर है। देखिए,
इक्वेशन है EQUATION है। अब कहता है शब्द के अक्षर से 4 अक्षरों का वैसा शब्द जिसके प्रारंभ में या तो ए या तो ई शब्द से बनाया जा सके। बाबू ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है बच्चे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये हिस्सा आपको मैथ में दिखने को मिलेगा, ये रीजनिंग वाले के लिए नहीं है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर, तो दाएं के बाएं प्लस होगा यानी 18। कहां से 18? तो लेफ्ट से 18। चूंकि वर्णमाला को उल्टा लिखा गया है इसलिए लेफ्ट 18 के जगह हम राइट 18 निकालेंगे। और राइट 18 के लिए आपको मालूम है 27 में से 18 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 9 वैल्यू किसका? तो आई का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसके लिए बेस्ट आंसर। तो हमेशा याद रखोगे जब भी वर्णमाला को आप उल्टे क्रम में लिख दोगे, दायां मांगे बायां निकाल कर दो और बायां मांगे तो दायां निकाल कर दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, आयात का उल्टा निर्यात है तो व्यय का उल्टा क्रेडिट होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर क्रेडिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कहता है सर असंगत का चयन कीजिए, सोना चांदी एल्युमिनियम पीतल में। बच्चे पीतल अलग है क्योंकि ये मिश्र धातु है और बाकी सभी मिश्र धातु नहीं है। रिमार्क, ओपिनियन, टिप्पणी, आलोचना, कंप्यूट। अलग कौन है? तो कंप्यूट अलग है, क्योंकि टिप्पणी हम किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, आलोचना भी किसी व्यक्ति का करेंगे, ओपिनियन या रिमार्क भी हम किसी व्यक्ति को ही देंगे, लेकिन कंप्यूट किसी व्यक्ति को नहीं करेंगे। कहता है सर समर के लिए क्या लिखोगे? ठीक है, तो देखिए समर की हम बात करते हैं तो समर पहले ढूंढ लो, यहां है समर ओलंपिक गेम, और कहीं भी समर नहीं दिख रहा है। तो जब समर और कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब है इसमें से कोई एक एलिमेंट है जो कहीं नहीं दिखने वाला है। तो देखो GRN यहां दिख चुका है, खत्म हो गया। अच्छा फिर से देखो HYTO यहाँ दिख चुका है, खत्म हो गया। लेकिन EMF कहीं नहीं दिखा है, तो समर के लिए बच्चे EMF हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं। इन परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। एन एक डॉक्टर है। एन क्या है? एक डॉक्टर है तथा ओ और पी का भाई है। तो एन जो है ओ का और पी का भाई है, यानी एन लड़का है। आगे चलते हैं। क्यू एस की माँ है। देखिए क्यू जब एस की माँ है इससे कोई संबंध नहीं जुट रहा है, तो उसको अलग रखेंगे कि क्यू माता है किसकी? एस की। अभी तक इसके साथ कोई जुड़ाव नहीं है, आगे चल दीजिए। टी एम की पत्नी है। अब देखिए टी किसकी पत्नी है? एम की पत्नी है, तो यहां भी जुड़ाव नहीं है। तो टी पत्नी है एम की, अभी इन सब का आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और एम एस का दादा है, तो एस का दादा कौन है? तो एम है। तो एस के पहले पिताजी चाहिए और पिताजी के पिताजी एम हो जाएंगे, और एम का विवाह टी से होगा, तो एस के पापा दादा हो गए। लेकिन देखिए अभी तक इसका कोई संबंध नहीं जुटा। ओ एम की इकलौती बेटी है। अब देखो ओ इकलौती बेटी है, किसकी इकलौती बेटी है? एम की इकलौती बेटी है, तो एम के साथ कनेक्शन किसका जुटा? टी का। और ओ जब इकलौती बेटी है तो पी तो प्लस होगा। अब देखो क्यू की शादी पी से होगी कि क्यू की शादी एन से होगी, हमें अभी तक मालूम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
यू पी और आर की बेटी है, तो पी का विवाह किससे हो गया, आर से हो गया, और पी और आर की बेटी कौन हो गई, तो यू पी और आर की बेटी हो गई। यानी ये जो क्यू का विवाह लड़के से हुआ है ना, ये लड़का एन है जो विवाह करेगा क्यू से, और इन दोनों का संतान कौन होगा, एस। लेकिन एस लड़का है या एस लड़की है अभी तक मालूम नहीं है। चिकित्सक की पत्नी कौन है, तो डॉक्टर की पत्नी बच्चे क्यू है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छा था ये भी, देख लो। राम स्थान ए से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, तो 5 मीटर ए से हम कहाँ चलते हैं, उत्तर की ओर। चलने के बाद फिर हम बाईं ओर मुड़ते हैं और 3 मीटर चलते हैं। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल लिए। फिर दाईं ओर मुड़ करके हम 2 किलोमीटर ही चल पाते हैं, और अंत में दाईं ओर मुड़ करके हम 3 किलोमीटर ही चल पाते हैं, और स्थान बी पे पहुंच जाते हैं। ये स्थान बी। कहता है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो ए और बी के बीच की दूरी, यह डिस्टेंस 5 है और यह डिस्टेंस 2 है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये डिस्टेंस 7 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से रखा गया है। तो आंसर प्यारे बच्चे ए को कर लेंगे, यही बेस्ट आंसर होगा। देखिए, बी बी सी सी डी, और यहाँ डी डी ई, अच्छा, डी डी ई ई एफ, ई ई एफ एफ जी, एफ एफ जी जी एच, मिल गया। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लिंक से हटके दिया है। बी बी सी सी डी, ठीक है, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, फिर डी, अब फिर सी से शुरू होगा, तो सी सी डी डी ई, अब फिर डी डी ई ई एफ, ई ई एफ एफ जी, तो एफ एफ जी जी एच, अब जी जी एच एच आई होता, तो बना क्या मेरे पास, सी ई एच एच, सी ई एच एच। ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिख रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अभी हमने बताया था रीजनिंग की, एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल के लिए आपकी बैच मात्र 199 में आई है। इसकी वैलिडिटी 12 महीने आपकी रहेगी। लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, पीडीएफ नोट्स, अनलिमिटेड टाइम वॉच, आप इस बैच को परचेस कर सकते हो और आप अपने रीजनिंग को मजबूत से भी मजबूत बना सकते हो। देखिए, कुछ कलाकार जो है ना वो प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर हम कलाकार की बात करें तो कुछ कलाकार क्या हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। और फिर कहता है सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, और जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति आपको दिखते हैं ये सारे के सारे प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति, ठीक है, करोड़पति। कहता है बताइए कौन सा निष्कर्ष पालन करता है, सभी कलाकार करोड़पति तो नहीं ना दिख रहे हैं, यानी पहला गलत हो गया। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, दूसरा भी गलत हो गया। कुछ कलाकार करोड़पति दिख रहे हैं, सही हो गया। कोई भी करोड़पति व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं है, गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं कीजिए, 61 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56, बच गया शेष फल 5। अब मंडे में आप 5 दिन जोड़ दीजिए, उससे अच्छा 2 दिन की कमी कर दीजिए और आंसर आपका सैटरडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर बी को कर लेंगे। देखिए, एक ही पासे को 2 बार घुमाया और कहता है पीले रंग की सतह के विपरीत सतह पे कौन सा रंग मिले।
तो पीला हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो जब पीला नहीं दिख रहा है तो उसको खोजेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो व्हाइट कॉमन है तो पीले का अपोजिट सफेद हो जाएगा। जो कहीं नहीं दिखे ना, उसका अपोजिट वही होता है जो कॉमन है। देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र बाएं सिरे से 9वें स्थान पर और दाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ा है। जब एक ही व्यक्ति दोनों छोर से मिल जाए तो राइट प्लस लेफ्ट -1 करेंगे तो ये टोटल वैल्यू 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है। देखिए, सारे प्लम्बर आदमी हैं, जितने भी प्लम्बर थे, ठीक है, ये सारे प्लम्बर क्या थे बाबू? तो आदमी थे। ठीक है, फिर कहता है कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है, और कुछ आदमी की हम बात करें तो कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है, कुछ प्लम्बर, बस कोई इलेक्ट्रिशियन रसोइया नहीं है। और इलेक्ट्रिशियन की दुश्मनी किससे हो रखी है? तो इलेक्ट्रिशियन की दुश्मनी रसोइया से हो रखी है। अब कहता है कुछ प्लम्बर रसोइया है, हमको कुछ प्लम्बर रसोइया दिख नहीं रहा है, यानी गलत है। कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, ये भी 100% नहीं कह सकते हैं। कुछ आदमी रसोइया नहीं है, तो देख लो, आदमी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिशियन के पास और इलेक्ट्रिशियन का दुश्मनी रसोइया है, तो आदमी के कुछ हिस्से का दुश्मन रसोइया है, यानी कुछ आदमी रसोइया नहीं है, ये बात सही है। तो कौन पालन करता है? तो केवल 3 पालन करता है, जो कि स्पष्ट रूप से हम बी में देख सकते हैं। सभी कैन, जितना भी कैन है, सभी कैन छड़े हैं। तो जितना भी कैन था ना, ये सारा का सारा कैन क्या था? तो छड़ था। अब कहता है सभी छड़े नीली हैं, और जितना भी छड़ है ना बच्चे, ये सारा का सारा छड़ हमारा नीला है। अब देख लो, कुछ छड़ कैन है, तो छड़ का कुछ हिस्सा तो कैन दिखता है। सभी नीले रंग वाले छड़ है, तो सभी नीला रंग वाला तो छड़ नहीं दिखता है। तो केवल एक ही तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, कहता है सर 4:20 का समय हो रहा है और दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण की माप बताओ। तो 4 का मतलब ही हुआ 20 मिनट, दोनों के बीच में 0 मिनट का अंतर हो गया, और जब भी 0 मिनट का अंतर हो जाए, मिनट के आधा को आंसर लगा लीजिए, तो 20 का आधा 10 डिग्री जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो प्यारे बच्चे, आंसर हम लोग डी को करेंगे, यही बेस्ट आंसर है। देखिए, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन के बाद हुआ। तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ? सोचने वाली बात है। अगर हम बात करें एजाज के जन्म की, तो ये 5 जनवरी और 2015 को जन्म हुआ है एजाज का, ठीक है। और फैज उसके 553 दिन बाद हुआ। तो यहां से यदि हम 5 जनवरी और 2016 तक का सफर तय कर ले, तो हम टोटल 1 साल यानी 365 दिन ही बिता पाएंगे, क्योंकि यहाँ लीप ईयर काउंट होगा ही नहीं। तो हमारे पास टोटल दिन कितने थे? तो 553 दिन में से हमने 365 दिन खर्च कर दिया 1 साल जाके। तो 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, और 14 में से 6 गए तो 8 बच गए, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 188 दिन और सफर करना है। तो देख लो, जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 31 दिन का होता है, और 5 दिन खत्म हो गए, तो 26 दिन बच जाएगा जनवरी से। अब हम जाएंगे फरवरी में, तो चूंकि लीप ईयर है तो फरवरी दे देगा 29 दिन। मार्च के पास गए तो उससे मिला 31 दिन, अप्रैल के पास गए तो उससे मिला 30 दिन, और मई के पास गए तो उससे मिला 31 दिन। ठीक है, तो देखिए
3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी अभी 150 के आसपास ही पहुंचे हैं। तो चलिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हम जून भी ले लेते हैं 30 दिन, ठीक है, क्योंकि सारा आंसर हमारा जुलाई में ही है। तो देखो जून तक जाते जाते ऑलरेडी हम कितने दिन को समाप्त कर चुके। तो 9 6 15, एक 16, एक 17, 17 के लिए 7, हाथ में बच गया 1, 2 1 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 3 14, 14 3 17, यानी 177 दिन खत्म कर दिए। और हमें जाना कितना दिन था, तो 188 दिन जाना था, यानी कि हमें 11 दिन और इसमें जोड़ने होंगे। तो ये जो 11 दिन और हम जोड़ेंगे, ये हम जुलाई महीने में जोड़ेंगे, यानी हमारा आंसर 11 जुलाई 2016 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस का सबसे बड़ा बुराई यही है कि आपके पास बनाने के लिए यही एक प्रोसेस ही है। इस प्रोसेस को छोड़ करके आप दूसरे प्रोसेस से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको यही प्रोसेस ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, तो 11 जुलाई 2016 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, देखिए कहता है कि सर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। परिवार, माता पिता और बच्चे। तो माता पिता और बच्चे तो परिवार के अंदर होते हैं ना, यानी ये इस तरह से वेन रिएक्ट करता, ये परिवार हुआ, इसमें माता पिता हो गए और इसमें बच्चा हो गए, तो ए नंबर कैंसिल हो गया। डॉक्टर, आदमी और छात्र, तो देखिए अगर इस वेन की हम बात करें, इस वेन की हम बात करें तो ये हमारा छात्र हो गया, ठीक है। अब सारे छात्र तो आदमी होते नहीं हैं, लेकिन छात्र हमारा डॉक्टर होता नहीं है, तो ऐसा वेन रिएक्ट करेगा। सोना चांदी आभूषण, सोना चांदी आभूषण, तो ये हमारा आभूषण हो गया। कुछ आभूषण सोना का होगा और कुछ आभूषण चांदी का होगा, तो ये भी हम गलत कर देंगे। मेज कुर्सी फर्नीचर, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। मेज कुर्सी फर्नीचर, ये फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में मेज अलग और कुर्सी अलग। सोना चांदी को मिलाकर के आभूषण नहीं बनाया जाता है। माता पिता बच्चे नहीं होते हैं। डॉक्टर, आदमी और छात्र, डॉक्टर, आदमी और छात्र, आदमी का कुछ हिस्सा छात्र होगा। अच्छा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए है, ठीक है। एक नंबर तो नहीं जाएगा तय है, 4 नंबर भी नहीं जाएगा तय है, क्योंकि फर्नीचर के अंदर ही मेज भी है और फर्नीचर के अंदर ही कुर्सी भी है। अब बच गया सोना चांदी आभूषण, ठीक है। कुछ आभूषण सोना का होगा, कुछ आभूषण चांदी का होगा, लेकिन सोना और चांदी एक साथ नहीं होगा। अच्छा, अगर इसको हम डॉक्टर मानते हैं तो कुछ आदमी डॉक्टर होगा लेकिन छात्र नहीं होगा, कुछ छात्र डॉक्टर होगा लेकिन आदमी नहीं होगा। तो छात्र तो होगा तो उसको आदमी बनना पड़ेगा। और कुछ छात्र आदमी होगा और डॉक्टर भी होगा। देखिए अगर इसी चारों में से चुनना पड़ेगा ना, तो फिर हम सी का ही चयन करेंगे। सी को छोड़कर और हम किसी का चयन करेंगे ही नहीं, क्योंकि सोना चांदी आभूषण में सोना चांदी नहीं हो सकता और चांदी सोना नहीं हो सकता है। तो अगर इसमें हमें चुनने की बारी आएगी तो हम सी को ही चुन सकेंगे, जबकि सी का वेन ऐसे बनना चाहिए था जितना भी छात्र होगा वो सबका सब आदमी ही होगा और छात्र डॉक्टर होता नहीं है, तो ये वेन ज़्यादा सुटेबल बनता। लेकिन चूंकि चुनना है और क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन डिजाइन किया है, तो इस स्थिति में हम सी का ही चयन करेंगे और किसी का चयन हम करेंगे ही नहीं। देखिए कहता है कि सर एक समूह की रंग वरीयताओं को देखते हुए वृत्त जो है ना, ये गुलाबी रंग को दर्शाता है।
तो वृत्त किसको, तो गुलाबी रंग को दर्शाता है। फिर कहता है कि त्रिभुज नीले रंग को दर्शाता है, त्रिभुज नीला रंग दर्शाता है। और फिर कहता है कि आयत सफेद रंग को दर्शाता है। ये तीन रंग का खेल चल रहा है। कहता है लड़कियों का कौन सा समूह नीले गुलाबी को पसंद करता है लेकिन सफेद को नहीं, सफेद को नहीं पसंद करता है, यानी इस वाले से बाहर, और बाकी नीला गुलाबी में कॉमन भी है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग सी को कर लेंगे। देखिए कहता है कि सर टी जो है ना वो ग्रेटर है किससे, एम से। तो देखो यहाँ टी के तरफ भी मुंह खुला है और यहाँ एम के तरफ भी मुंह खुला है, तो ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। आप करके देख सकते हो। टी ग्रेटर है आई से, आई ग्रेटर इक्वल है सी से, सी लेसर इक्वल है ओ से, और ओ ग्रेटर है एम से। मिलाने पर यहाँ चाइना वॉल क्रिएट हो गया, काम खत्म। अब देखो कहता है एम सर ग्रेटर है एन से। तो देखिए एम किसको जानता है, तो ई को जानता है, ई ए को, ए आर को, और आर जानता है एन को। तो इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी एम ग्रेटर है एन से, ये बात सही है। अब कहता है सी ग्रेटर है ई से। तो देखिए अगर हम सी से ई को मिलवाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखो, सी से ई तक आने में लेसर इक्वल, लेसर और इक्वल में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी कि सी को लेसर होना होगा ई से, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है। तो ऐसी व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि बेस्ट है। 7 4 11 2 13 हो गया, 7 5 12 और 1 13 हो गया। तो पहले 2 जुटा फिर 1 जुटा, तो अब 0 जुटेगा। 9 6 15, 0 15 दिया नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। 7 चको 28 माइनस 2 का आधा, 7 पचे नहीं, 13 7 20, 4 पचे 20 हो गया। 13 7 20, 5 चको 20 हो गया। तो अब 3 से गुना, तो 6 तिया 9 हो जाएगा रे बच्चा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां से पकड़िए, सबसे पहले हम 7 और 13 को जोड़ दिए और पहली संख्या से भाग दे दिए। ठीक है, तो 13 7 20 बटा 4, यानी कितना मिल गया, तो 5 मिल गया। अब दूसरा काम हमने फिर से किया कि 7 और 13 को जोड़ा और पहली संख्या से भाग दे दिया, तो 5 चको 20, यानी 4 मिल गए। यानी अगली बार हम लोग 9 प्लस वाट को जोड़कर अगर 6 से भाग देंगे, तो पहले 5 आया फिर 4 आया, तो अब कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। तो वाट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 गुना 3 कर देंगे, यानी कि 18। तो वाट बराबर नहीं, वाट का वैल्यू निकालने के लिए हमको इन दोनों का जोड़ ऐसा चाहिए जिससे 6 से भाग दे करके 3 आए। तो वाट के जगह पे अगर हम 9 को रखते हैं, वाट के जगह पे 9 को रखते हैं, तो 9 प्लस 9 18 बटा 6 करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा 3 आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ 9 लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग डी को कर लेंगे, यही बेस्ट आंसर है। एक बार पहले अंक से भाग देने पर 5, दूसरी बार आया 4, तो अगली बार तय है 3 आएगा। और 3 आने के लिए दोनों का जोड़ 18 चाहिए होता, तो 9 को 18 पूरा करवाने के लिए 9 चाहिए होता। 6 महिलाएं W1 W2 W3 W4 अलग अलग होटल PQRST TW में रहते हैं। कोई भी 2 महिला समान होटल में नहीं रहती, एक महिला केवल एक ही होटल में रहती है। कितनी महिला है, तो 6 महिला है। 2 4 और 2 6। कौन कौन महिला है, तो W1 W2 W3 W4 W5 और ये W।
अब एक होटल में एक ही महिला रहेगी ना, चलो देखते हैं। कहता है W4 होटल पी या आर में नहीं रहती, तो पी या आर में W4 को जगह नहीं मिली। W3 और W6 क्रमशः S और W में रहती है, तो W3 किस में, तो S में, और W6 किस में, तो W में रहती है। W1 T या R में नहीं रहता, तो W1 T या R होटल में नहीं रहता। W5 P या R में नहीं रहता, W5 P या R में नहीं रहता। बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो देख लो, दो लोगों ने तो अपना स्थान फिक्स कर लिया। अब यदि हम R की बात करें तो R W1 में भी नहीं रह सकता, R W5 में भी नहीं रह सकता, और R W4 में भी नहीं रह सकता। तो इस तीन जगह पे R नहीं रहेगा, तो R को W2 में रहना होगा। ठीक है, अब देखो, यदि हम वही P की बात करते हैं तो P W4 में नहीं रह सकता और P W5 में नहीं रह सकता, तो इस दोनों में P नहीं रह सकता, तो P को यहां रहना होगा। ठीक है, अब देख लो, इकलौता बच गया T, और T के साथ एक और बच गया है, तो अब T के साथ हमारे साथ कंडीशन चलेगा। अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखो, T यहां भी रह सकता है या T यहां भी रह सकता है, क्योंकि W1 R या T में नहीं, अच्छा W5 R या P में नहीं रहता। ठीक है, W4 होटल P या R में नहीं रहता। अब T के साथ और कौन होटल था बच्चे, तो एक Q था, तो या तो Q यहां आएगा या तो Q यहां आएगा, वाइस वर्सा केस। कहता निम्नलिखित महिला और होटल का कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है। W4T में हम 100% नहीं कह सकते, W5T में हम 100% नहीं कह सकते, W1P में ये हम 100% कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बी को लगा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन दमदार क्वेश्चन था। छात्रों के सही प्रदर्शन का मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात का आयोजित की जानी चाहिए। कहा कि छात्रों का प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तो परीक्षा बिना किसी पक्षपात के लीजिए। छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, ले सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो फिर हम मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे। तो केवल एक अनुसरण करता है। देखिए, अगर मिरर को इधर रखोगे तो ये वाली आकृति यहाँ रन करेगी, ये इस तरह से नीचे जाएगा और ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो देखो, ऐसा रिएक्शन हमें ए नंबर में ही देखने को मिलता है, और ए हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। देखिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और उसके बाद अन्य संख्या, सिंबल के बाद 2 डिजिट चाहिए। देखिए, सिंबल के बाद 2 डिजिट मिल गया हमें, सिंबल के बाद 2 डिजिट मिल गया हमें, और सिंबल के बाद 2 डिजिट मिल गया हमें। यानी ऐसी 3 ही संख्या है जहां सिंबल के साथ 2 डिजिट मिल गया। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की सभा बच्चे हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अब आप लोग साइंस एंजॉय कीजिए। चलिए, साइंस के लिए आ जाइए आप लोग, फटाफट आप लोग साइंस पर आ जाइए। आप लोग साइंस में क्या कह रहा है, किस तरह का क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। अब जल्दी 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 हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। ये इस क्वेश्चन को एकदम आप लोगों को, यानी क्या कहा जाए इसको, कि एकदम आप लोग को माइंड में मेमोराइज कर लेनी है इसको। कि जैविक जगत में कह रहा है, ये जैविक जगत में कह रहा है, ठीक ना। हाँ, कहने का मतलब कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण, ठीक ना, वह पद्धति के अध्ययन को
कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं कि बायोनोमिक्स कहते हैं, बायोनोमिक्स कहते हैं कि बायोनोमी कहते हैं कि बायोमेट्री कहते हैं। बायोमेट्री तो होगा नहीं, बायोमेट्री तो होने वाला नहीं है। हमारे प्रश्न का सही जवाब इसका कौन सा आ रही है? इस सवाल का सही जवाब बायोनिक्स होती है, बायोनिक्स होती है। क्या होती है? बायोनिक्स हो गया। इसका सही जवाब हो गया बायोनिक्स, 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 बायोनोमिक्स नहीं, बायोनिक्स होती है। क्या होती है? बायोनिक्स, बायोनिक्स होती है। ये क्या होती है? बायोनिक्स होती है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स क्या नाम दिया गया है? क्या चीज का नाम दिया गया? बायोनिक्स का नाम दिया गया। चलिए भाई, कौन कौन है? सोनी PCT हो गए। बाप रे बाप, सब लोग एकदम लगे हुए हैं जी, एकदम लगे हुए हैं आप लोग। सही जवाब है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, ठीक ना? हाँ, बायोनिक्स का नाम दिया गया है, बायोनिक्स कहा जाता है। चलिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? सब लोग बताइए जवाब इसका। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? ये बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज़्यादा पाई जाती है जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, कहते हैं। चाहे खुद का, इसमें खुद का यानी कि इसका अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है, जिसके कारण इसे अद्भुत अंग कहा जाता है, जिसके कारण इसे अद्भुत अंगक भी कहते हैं। अद्भुत अंगक भी कहते हैं, अद्भुत अंगक के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है। इसमें O2 के प्रेजेंटेशन में उपस्थिति में क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है। KREBS, क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, तो क्रेब्स साइकिल की क्रिया किस में होती है? तो इसके मैट्रिक्स में होती है। बातों को समझ लीजिएगा। तो लाल रक्त कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। लाल रक्त कोशिका मतलब क्या होती है? RBC में प्रेजेंट नहीं होती है। यकृत कोशिका में होती है, मांसपेशी कोशिका में भी होती है, श्वेत कोशिका में भी होती है, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती है। सही जवाब बन गया। लीजिए, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? एलर्जी की जांच के लिए सुनिए, तो एलर्जी जब ज़्यादा हो जाता है, एलर्जी जब हमारे बॉडी में हो जाती है, तो इसका मुख्य बताइएगा, ये पता कैसे चलता है? तो ब्लड टेस्ट से होती है। और इसमें इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, तो कौन इसमें बहुत तरह का परीक्षण होती है। RAST होती है, IgE होती है, हीमोग्लोबिन A1C होती है। ये इलिसा टेस्ट जो होती है एड्स के लिए किया जाता है। ये कहिएगा, एड्स की जांच के लिए, एड्स की जांच होती है इससे। ये हमारा गलत है, एकदम स्पष्ट रूप से पता चल गया। इलिसा टेस्ट किसके लिए? एड्स के लिए किया जाता है। चलिए, इसका जवाब दे दीजिए आप लोग, कौन सा होने वाला है? अमरबेल तना परजीवी है, कसकुटा जिसको कहा जाता है। सही बात है, कसकुटा स्टेम पैरासाइट होती है। अमरबेल जो होती है, इसमें नो क्लोरोफिल इसमें नहीं होती है, नो क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें नहीं होती है। म्यूकर स्वपोषी होती है। अरे यार, म्यूकर स्वपोषी नहीं होती है, ये गलत है। कहिएगा कि सैप्रोफाइटिक होती है। ये हमारा फंगस है। ये क्या है? हमारा फंगस, फंगस, ये फंगस में आता है। ये होती है मृतोपजीवी होती है, ये गलत हो गया। ये सुमेलित नहीं है। ओरोबेंकी, ओरोबेंकी मूल परजीवी है। हाँ, रूट पैरासाइट में आती है, सही बात है, रूट पैरासाइट। ड्रोसेरा जो होती है कीटभक्षी प्लांट में आती है, सही बात है, कीटभक्षी प्लांट होती है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, नेफेंथिज हो गया, ये सब का सब हमारा कीटभक्षी प्लांट में आता है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? म्यूकर होती है। म्यूकर जो होती है सैप्रोफाइटिक प्लांट में आती है। सैप्रोफाइटिक होती है, फंगस होती है। और फंगस जो होती है अपना भोजन खुद बनाता है, स्वपोषी होती है। कहिएगा कि फंगस जो होती है, जिसको हम लोग कवक कहते हैं, कवक जो होती है नन क्लोरोफिलस होती है। ये हमारा नन क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस, नन क्लोरोफिलस होती है। कहिएगा कि इसका नन क्लोरोफिलस होती है। और ये जो होती है मृतोपजीवी होती है ये, ठीक ना। सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है। जैसे कि मशरूम हमारा क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। म्यूकर क्या है? कवक है। ये सब फंगस में आती है, ठीक ना। तो ये बताइए, ये गलत हो गया, ये गलत मिलान हो गया ये। अगला है कि लाल सागर का लालापन। ये बताइए, सब लोग इस चीज को बता दीजिएगा, कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। लाल सागर का लालपन, लालपन किसके कारण होती है? लाल सागर का लालपन किसके कारण? सागर में उपस्थित लाल रंग, क्या उसमें लाल रंग होती है? कलर लाल होती है? कहिएगा लाल कलर तो होती है, उसमें जो होती है यही पाया जाता है सागर के जल में। ट्रिको आपका डिस्मियम इरिथियम की उपस्थिति के कारण होती है। इसी की उपस्थिति के कारण कहिएगा लाल सागर का रंग क्या होता है? लाल होती है, लाल शैवाल नहीं। प्रकाश डैश डैश में संचरित होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। तो हम लोग कह दे रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तथा प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को, चलने के पथ को किरण कहते हैं। पथ को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। किरण, किरण कहते हैं, जिसको रे कहा जाता है, कहा जाता है। एक बात बताइएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होती है, ये भी प्रश्न पूछी जाती है। कह रहे हैं कि क्षैतिज रेखा में, हॉरिजॉन्टल रेखा में, तो ये कहिएगा कि हॉरिजॉन्टल रेखा का मतलब कि खाली ऐसे चलेगी, खाली ऐसे चलेगी, ऊपर से प्रकाश ऐसे नहीं आएगी, तो कैसाहू चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी। ये गलत ना हो गया। आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्षैतिज रेखा भी मार सकते हैं, हमें पता है। नहीं, सीधी रेखा दीजिएगा। सीधी रेखा में क्षैतिज भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, तिरछा भी जाएगा तो सीधे जाएगा, ठीक ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तब ना इसके रास्ते में जब कोई अवरोधक आता है तो उसको पार नहीं कर पाता है, उसको पार नहीं कर पाता है। उसके पीछे में एक अंधकार क्षेत्र बनता है, जिसे उस वस्तु की छाया कहा जाता है, शैडो कहा जाता है। ये साबित करता है कि प्रकाश ऋजुरेखीय रेखा में गमन करती है, ठीक ना। वही सीधी रेखा में, ऋजुरेखीय रेखा सीधी रेखा में। अब लीजिए अगला सवाल का जवाब दे दीजिए। 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एगो हम समतल दर्पण बना रहे जा रहे हैं। देखिए, समतल दर्पण, हमारा वस्तु जो है ना दर्पण के सामने जो है, यहाँ पर वस्तु हो गया। चलिए, ये हो गया वस्तु, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया।
और एक बात आप लोग बता दीजिएगा, यहाँ से प्रकाश की किरण एगो सीधे जाएगा अपने ही रास्ते पर लौट जाएगा, एगो प्रकाश की किरण ऐसे तिरछा जाएगा और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई लौट जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये किरणें जो है ना यहाँ से कहीं से क्या कर रहा है, आ रहा है। ये किरणें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी ये लग रहा है ना कि दोनों परावर्तित किरणें यहाँ से निकल रहा है। एक बात बताइएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन गया। तो देखिए यहाँ पर हो गया वस्तु, ये हो गया क्या, वस्तु हो गया, और ये हमारा हो गया प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। सुनिए, इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये दर्पण हो गया समतल दर्पण, ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गया और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हमारा y हो गया। तो x बराबर क्या होती है, y। x बराबर किसके होती है, y के होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। सवाल पढ़िएगा, एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो बताइए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होती है कितना, 0.5 प्लस 0.5 बराबर 1 मीटर हो जाएगा। सही जवाब बी नंबर बन गया ना, ये एकदम सही जवाब बी नंबर आ गया। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये 0.5, ये भी 0.5, दोनों को जोड़ दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, कहिएगा 1 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 0.5 प्लस 0.5 बराबर हो जाएगा कितना, 1 मीटर। आंसर बन गया, हो गया। कुछ करना है, कुछ भी नहीं है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर क्या है, देखिए भाई, ये देखिएगा, देखिएगा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बतलाता है। लिख सकते हैं, ये बात सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बतलाता है। उत्तर दक्षिण दिशा को बतलाता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बतलाता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बतलाता है। तो बताइएगा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ये बतलाएगा। सही जवाब तो हो गया। अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला सवाल पढ़ लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। जब एक धारावाही वृत्तीय कुंडली में धारा दुगनी और टर्न की संख्या आधी कर दी जाए, तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूर्व मान का कितना होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आई के होती है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के होती है। और प्रश्न पर आ जाते हैं, बी बराबर होती है कितना, तो कहिएगा धारा को दुगना, तो 2 और गुणे, बताइएगा कह रहा है कि लपेट की संख्या आधी, नंबर ऑफ टर्न्स को आधी कर दिया जाए, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या होगा, वही रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा, समान रह जाएगी। कहेंगे कि जितना ज़्यादा धारा बहाएंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, जितना ज़्यादा टर्न की संख्या रहेगा उतना उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, माने कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो बताइएगा कौन हो जाएगा, कहिएगा समान रहेगा। अगले नंबर पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो ये हमारा विद्युत मोटर करता है, और डायनेमो का काम उल्टा है इसका। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर जो होती है आपका इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर ट्रांसफ़र करता है। यही ना है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से देखा जाए तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। तो बताइएगा यहाँ पर हमारा हो गया कौन, आपका ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये। अगले नंबर पर आते हैं, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? जल्दी जल्दी फटाफट बतला दीजिएगा। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अति चालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव, रुदोष्म में आपका डीमैग्नेटाइजेशन। तो कहिएगा यहाँ पर तो ताप वैद्युत प्रभाव का तो नहीं यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये सीबेक प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव नहीं, यहाँ पर इसका भी यूज नहीं करेंगे। अति चालकता कि किसका यूज करना होगा, बता दीजिएगा सही सही जवाब। तो बताइए इसका सही सही जवाब कौन सा आने वाली है? बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी बताइए कौन आंसर आ रहा है आपका। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किसका यूज करेंगे? अति चालकता का प्रयोग करेंगे, सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग करेंगे। सही जवाब सुपर कंडक्टिविटी। आपका रुदोष्म विचुंबकन का नहीं, रुदोष्म विचुंबकन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाती है? रात्रि में बाहरी शोर बहुत कम हो जाता है, शोर से कोई मतलब, दिन के अपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। हाँ, कुछ सीमा तक क्या करता है? प्रभावित करता है, ये कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। चलिए, अच्छा जवाब, सही जवाब, शानदार जवाब आ गया आप लोगों का, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब यहाँ पर। चलिए बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 67 के बाद में 68 नंबर में बार किसका मात्रक है? तो ये कह दीजिएगा वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होती है? तो कहिएगा एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट जो होती है बार होती है, बार होती है। और एक बार बराबर होती है 1.013 गुने 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होती है, 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होती है। यही तो बात है। एक बार बराबर होती है आपका 1.013 गुने 10 का पावर 5 पास्कल वायुमंडलीय दाब का मात्रक होती है। कौन दाब का? वायुमंडलीय दाब की होती है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। लीजिए, जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है, जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है, कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है। सुनिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 में जब एल्युमिनियम के दाने मिलाती है, Al2 मिलाती है, तो क्या होता है? एल्युमिनियम के दाने मिलाती हैं, ठीक ना, तो उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह किसके निर्माण के कारण होती है? यह किसके निर्माण के कारण होती है? तो ये कह दीजिएगा किसके निर्माण के कारण होती है? तो ये कह देंगे कि एल्युमिनियम सल्फेट के निर्माण के कारण होती है। किसके कारण? एल्युमिनियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय मिलने तो उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है। सुनिए, ये एल्युमिनियम सल्फेट के कारण Al2SO4 का क्या बोलिएगा? होल 3 के वजह से होती है। Al2SO4 का होल 3। हाँ, यहाँ पर कह दीजिएगा कि कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम की बात करते हैं। सुनिए, Cu++ एंड SO4
माइनस माइनस। और ये बताइएगा एल्युमिनियम का बात करेंगे तो एल्युमिनियम क्या होती है, एल्युमिनियम 3+ होती है, तो इसका 2 हो गया और इसका क्या हो गया 3 हो गया, तो इसके पास गया और ये इसके पास आया, तो क्या बना लेता है, तो कहिएगा कि Al2 इंटू SO4 का क्या चीज़ होल 3 का निर्माण कर लेती है एल्युमिनियम सल्फेट, इसी के वजह से होती है ये। हाँ, लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले, किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दिखलाया जाता है, अधिकतम संख्या को, तो बताइएगा 2n² होती है। कौन स्क्वायर, 2n², जहाँ n बराबर होती है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है। कहा जाएगा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए सूत्र दी जाती है 2n²। कितना, 2n² दी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगले नंबर पर आ जाते हैं, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए, बिना ऊर्जा खोए वृत्तीय पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, तो ये बात बोर साहब ने कहा था, रदरफोर्ड साहब नहीं। रदरफोर्ड साहब का कहना था कि ऊर्जा खोता है। परमाणु क्या होती है, परमाणु बराबर अस्थाई, परमाणु बराबर अस्थाई होती है, अस्थाई। इन्होंने कहा था कि ऊर्जा वो खोता है, लेकिन इनके बातों को, इनके डिमेरिट को मेरिट में कन्वर्ट कर दिए थे। कौन साहब, बोर साहब ने कन्वर्ट कर दिया था कि नहीं, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, अपने निश्चित घर की ऊर्जा निश्चित होती है। निम्नलिखित में कौन सा से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है, ये बहुत बार बताए हैं आप लोगों को, सत्य नहीं है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, गलत होती है, उच्च होता है, उच्च रहता तब हो जाता है, ये गलत है। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर यह टुकड़ों में टूट जाते हैं, सही बात तो है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक गलित अवस्था में धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के, यहाँ छूटा हुआ है कुछ, हाँ सही बात है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच में प्रबल आपका प्रबल है, क्या बोलता है, आणविक आकर्षण, माने कि प्रबल आकर्षण बल के कारण छूटा हुआ है कुछ। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं मोल्टेन फॉर्म में, सही है, तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन गलत है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है, हाँ प्रबल आकर्षण बल लगता है, कर दीजिएगा यहाँ पर बल लगता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है, कर दीजिएगा यहाँ पर, जब छूट गया है तो यहाँ जोड़ दीजिएगा, प्रबल आकर्षण बल लगता है। चलिए हो गया ये। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, अभी जो थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम लोग किसका यूज करते हैं, मरकरी का, पारा का यूज करते हैं, Hg का यूज करते हैं, जो हमारा द्रव धातु के अंतर्गत आती है, ये द्रव धातु हो गया, आर्सेनिक का यूज करना है नहीं। अगले नंबर पर आते हैं, जिन पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसको घ्राण सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें हमारा आता है प्याज आता है, वैनिला आता है, वैनिला आती है, प्याज आता है, वैनिला आती है, लौंग आती है, ये सब का सब हमारा किस में आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो एक अंधा व्यक्ति या दृष्टि दोष से बाधित व्यक्ति यह बता सकता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, तो यही सूचक के उपयोग कर जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारा जाता है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होती है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से जब CO2 गुजारा जाता है तो कैसा अवक्षेप बनता है? तो कहिएगा कि सर CaCO3 और प्लस H2O होती है। यही होती है सफ़ेद श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप के रूप में दिखाई देती है। तो कहीं आप क्या बोलिएगा? सफ़ेद अवक्षेप बनती है, CaCO3 का निर्माण होती है ये। अगले नंबर पर आते हैं, गैसोलीन का पर्याय क्या है? गैसोलीन क्या है? तो कहिएगा कि गैसोलीन हम लोग पेट्रोल को कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोल। लेकिन यही रहता कि गैसोहोल कहता, गैसोहोल तो कहते कि पेट्रोल प्लस अल्कोहल, पेट्रोल प्लस अल्कोहल, अल्कोहल में इथेनॉल हो जाता। क्या हो जाता? इथेनॉल। तब ये हमारा गैसोहोल हो जाता। क्या हो जाता? गैसोहोल हो जाता। चलिए पेट्रोल हो गया आंसर। अगले नंबर पर आ जाते हैं, बीटी बैगन या बीटी फसलें। बीटी का मतलब होती है कि हमारा बीटी कपास, बीटी कोई भी आनुवांशिक रूप से किस प्रकार रूपांतरित होती है? सूखा प्रतिरोध के लिए, शाकनाशी प्रतिरोध के लिए। यही होगा हमारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीन द्वारा होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ऑप्शन में डायरेक्ट पकड़ा जा रहा है इसका आंसर। लीजिए अगला है कि कथन ए, कथन आपका कथन और कारण है, जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की स्थानिकता और आवास का गंभीर खतरा होती है। सही बात है, खतरा होती है। इन क्षेत्रों को संरक्षण प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यहां प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा अधिक रहता है। हाँ भाई, यहां पर ज़्यादा क्या दे दी जाती है? संरक्षण की प्राथमिकता। और ये बात ये सही, ये इसका कारण जो है ना, ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका मिलान करना है। इंद्रधनुष के बनना में प्रकाश के ये 3 घटनाएं, लेकिन यहाँ 2 घटना दिया, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया हुआ है। तो इसकी मुलाकात 3 नंबर से मुलाकात करवा दीजिएगा। हो गया ना, 3 नंबर से इसकी मुलाकात हो गया हमारा। सही जवाब मिल गया 3 नंबर से। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है ये। जहां भी रंग की बात आएगी प्रकाश का प्रकीर्णन कहना है, रंग की बात आएगी प्रकीर्णन कर देना है। साबुन के बुलबुला का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट होती है। दूसरा नंबर में आ जाते हैं, हीरे का चमकीला प्रतीत होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आ जाएगा 4 नंबर में। 3 1 2 4, 3 1 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं, पादप जगत में संवहनी उत्तक, सुनिए मेरी बात, संवहनी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम दोनों भाग लेती है। तो सबसे पहले बताइएगा पादप उत्तक में संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम किस में देखने को मिला था? तो थैलोफाइटा में मिला था। थैलोफाइटा, नो वैस्कुलर बंडल, इस दोनों में कहिएगा नो वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, इसमें वैस्कुलर बंडल अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइटा में देखने को मिलती है। किसमें? टेरिडोफाइटा में। सही जवाब हो जाएगा कौन नंबर? सी नंबर हो जाएगा। 120 का सही जवाब सी नंबर आ जाएगा। चलिए अगला है कि कृत्रिम, देखिए कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त बीड को किसमें संग्रहित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। तब बीड को किसमें रखा जाता है? कृत्रिम गर्भधान करने के लिए आपका प्रयुक्त बीड को सामान्यतः किसमें स्टोर किया जाता है? देखे होंगे मवेशी उवेशी को कृत्रिम गर्भधारण करने के लिए बीड को किसमें? तरल नाइट्रोजन के बोतल में रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन के साथ उसको रखा जाता है ताकि उसका शुक्राणु मर नहीं पाए। चलिए आज का सवाल यहीं पर था, इतना ही सवाल था, थोड़ा आसान था। ओके, थैंक यू सभी को, बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।